हेलो दोस्तों। तो आज मार्केट में एकदम ब्लड बात हुआ है, पूरा खूनी खेल हुआ है और वो सिर्फ एक वजह से हुआ है, एचडीएफसी बैंक। उसके लगभग 1 लाख करोड़ का जो मार्केट वैल्यूएशन था वो साफ़ हो गया, यानी कि इन्वेस्टर के 1 लाख करोड़ डूब गए। अब हम देखते हैं कि इसका क्या रीज़न था। आखिर ये जो एचडीएफसी बैंक आज जो इतना 8% के आसपास से, जो कोरोना में 12% गिरा था, लेकिन कोरोना के बाद यानी 3 साल के बाद आज जा कर के ये एकाएक 8% गिरा है। तो इसका क्या रीज़न है, चलिए हम देखते हैं इसको। तो इसको हम जानने के लिए सबसे पहले इसके स्टॉक के एनालाइज कर लेते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इसको मनी कंट्रोल पे आकर के। तो सबसे पहले हम देखते हैं मनी कंट्रोल पे आकर के। तो ये हम आ गए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पे। अब यहाँ से सबसे पहले एचडीएफसी को देख लेते हैं। एचडीएफसी बैंक को हमने, ये देखिए, अब यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो 8.44% से ये गिरा है, एकदम रेड आपको दिख रहा है। 141.65 रुपया ये गिरा है और जो बंद हुआ है ये 1537.50 पैसे पे ये बंद हुआ है। अब देखिए यहाँ पे, देखिए बगल में ये एकदम रेड करके पूरा ये एकदम नीचे गिरता जा रहा है, पूरा एकदम लाल है। अब देखते हैं कि ये जो कल जो हुआ था वो बंद कितने पे हुआ था और आज जो ओपन हुआ है वो कितने पे। तो देखिए कल जो बंद हुआ है ये 1679.15 पैसे पे ये कल बंद हुआ था, कल शाम को, ठीक है। आज जो ओपन हुआ वो 1570 पे ये ओपन हुआ था, लेकिन ओपन होते ही ये एकदम 147 पॉइंट जो है ये गिरा है, एकदम लाल पूरा आपको नज़र आ रहा है, ये सामने आप देख रहे हो। अब हम देखते हैं कि इसका जो गिरा है ये कितना, कैसे है, इसका जो लाइन बना है ये कैसे बना है। ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, एकदम स्ट्रेट लाइन लगभग गिर रही है, ये औंधे मुँह सीधा एकदम नीचे गिरता गया है, पूरा एकदम स्ट्रेट लाइन आपको दिख रही है। अब हम देख लेते हैं कि इसने एनएससी और बीएससी पर क्या प्रभाव डाला है। तो हम सबसे पहले देखते हैं इसके मार्केट इंडाइसेस में चले जाते हैं। मार्केट इंडाइसेस में हम जा कर के सबसे पहले एनएससी को देखते हैं। तो देखिए निफ्टी 50 जो है वो 2.09% से इसने एकदम गिरा दिया है निफ्टी 50 को, 460.35 पॉइंट इतना से इसको गिराया है। 460 पॉइंट से एकदम निफ्टी 50 को गिरा दिया इसने। अब हम देखते हैं कि बैंक निफ्टी पे इसने क्या प्रभाव डाला है, क्योंकि ये बैंक है तो निफ्टी बैंक पे देख लेते हैं इसने उसका क्या प्रभाव डाला है भाई। देखिए निफ्टी बैंक को तो एकदम 4.28% से इसको गिराया है, जो कि 2060 पॉइंट है, लगभग 2060 पॉइंट से गिराया है। इसमें जितने भी बैंक है आपको सब लाल नज़र आएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा बैंक है। एचडीएफसी बैंक जो है वो सबसे बड़ा बैंक है, एकदम 17% 18% के आसपास का इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है इसका, एकदम देखा जाए सारे बैंकों में। तो अगर ये बैंक गिरेगा तो सारे बैंक गिरेंगे। देखिए यहाँ पे 8.44% से एकदम ये गिरा है आज। अब हम देख लेते हैं बीएससी पे क्या प्रभाव डाला है इसने, यानी कि सेंसेक्स पे इसका क्या असर हुआ है। सेंसेक्स को ही देख लेते हैं। तो ये हमने सेंसेक्स पे आ गए, तो ये देखिए सेंसेक्स को भी 2.23% से गिराया है सेंसेक्स को भी। अब देखिए इसने कितना पॉइंट से गिराया है, 1628 पॉइंट से सेंसेक्स को भी गिराया है इसने। देखिए एकदम इसमें भी लगभग लाल सब नज़र आ रहे हैं, क्योंकि भाई इतना बड़ा ये मार्केट वैल्यूएशन है ये इसका। अब जा कर के 1 लाख करोड़ साफ़ होने के बाद ये जो एचडीएफसी का जो मार्केट वैल्यूएशन है वो अभी 11.7 लाख करोड़ का है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी है मार्केट वैल्यूएशन। तो अब हमने देख लिया कि एचडीएफसी बैंक के गिरने से एनएससी बीएससी ये सब सारे एकदम स्टॉक मार्केट जो भी है वो एकदम क्रैश कर गया है। निफ्टी बैंक हो, निफ्टी 50 हो या सेंसेक्स हो, एकदम सब 2% 4% ऐसे गिर गया है। अब हम देखते हैं इसके रीज़न को कि ये आखिर क्यों गिरा है। तो अगर हम इसके रीजन में से बात करें तो अभी इसका Q3 का जो रिजल्ट आया था, Q3 का जो फाइनेंशियल रिजल्ट आया था, उसमें कंपनी अच्छा प्रोग्रेस भी दिखा रही थी, उसने नेट प्रॉफिट भी अच्छा किया था। लेकिन उसका सबसे बड़ा दिक्कत ये था कि उसका नॉन परफॉर्मिंग एसेट था वो बढ़ गया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट मतलब जो कंपनी डेप्ट देती है, यानी कर्ज जो देती है दूसरों को, वो ऐसा होता है कि बैड हो जाता है, बैड डिफ़ॉल्ट कर जाते हैं, वो चुका नहीं पाते, तो उसको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट, यानी कि जो कर्ज दे रही है वो वापस नहीं कर पाएगी, ठीक है, जिसको दी है। तो वो जो था वो 1.23 था पिछले साल 2023 में, 1.23 था, जो करके बढ़ करके 1.26 हो गया है। तो ये एक मेन रीज़न है इसका, क्योंकि इसका बैड कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है। इसने टोटल लगभग 1 लाख करोड़ का वैल्यूएशन आज खोया है, मतलब 1 लाख करोड़ जो है वो स्वाहा हो गए इन्वेस्टर के। और अब जाकर के इसका करंट मार्केट कैप कितना बचा है, 11.7 लाख करोड़ इसका बचा हुआ है। अब दूसरा अगर हम बात करते हैं तो दूसरा इसने क्या किया है कि इसने एक प्रोविज़न किया है। वो उसमें क्या किया है, मतलब बैड लोन को उसको उससे टैकल करने के लिए, यानी कि ऐसे लोन जो वापस नहीं आ पाएंगे, जो चुका नहीं सकते कोई, उसको टैकल करने के लिए बैंक एक प्रोविज़न रखती है, सारे बैंक को रखना पड़ता है, ये नियम है। तो इसने 50% उसमें बढ़ाया है बैंक प्रोविज़न में, यानी कि 50% जो प्रॉफिट से पैसा है
उसको बढ़ा करके 50% प्रोविज़न में रख दिया है। तो आप समझ रहे हो कि बैड लोन इसके पास इतना ज़्यादा हो गया कि इसको 50% बढ़ाना पड़ रहा है प्रोविज़न में, और बढ़ा करके 4,216 करोड़ कर दिया है। तो प्रोविज़न बढ़ाने से ये लग रहा है कि 50% का प्रोविज़न बढ़ाना पड़ रहा है, मतलब कंपनी इतना ज़्यादा बैड लोन दे चुकी है कि इसको 50% प्रॉफिट में से निकाल करके रखना पड़ रहा है और बढ़ाना पड़ रहा है। ये दूसरा मेन रीज़न हो गया। और अगर तीसरा मेन रीज़न की बात करें तो यूएस फेडरल गवर्नमेंट यानी कि फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, यानी कि जैसे हमारा भारत का आरबीआई है, हमारा भारत का आरबीआई है, वैसे यूएस का फेडरल रिजर्व है। तो उसके जो हेड है, जैसे हमारे हेड है शक्तिकांत दास, वैसे उसके जो हेड है क्रिस्टोफर वेलन। तो क्रिस्टोफर वेलन ने पिछले कुछ महीनों में कहा था कि हम जो है वो इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे, यानी कि जो यूएस में मिलने वाले जो इंटरेस्ट रेट है यानी कि लोन मिलता है उसको इंटरेस्ट रेट को कम करेंगे। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं, अभी कोई ज़रूरत नहीं है इंटरेस्ट रेट कम करने की, क्योंकि जब से कोरोना आया था उस समय क्या किया था, सारी सरकारों ने अपने इकॉनमी सही करने के लिए इंटरेस्ट रेट जो था वो बहुत कम कर दिया था। लेकिन जैसे जैसे वो सारा इकॉनमी एकदम सही होता गया, सभी सरकार इंटरेस्ट रेट को बढ़ाती गई। तो अब जा करके इंटरेस्ट रेट जो गवर्नमेंट है वो यूएस की गवर्नमेंट वो कह रही थी कि कम करेंगे। तो भाई इंटरेस्ट रेट कम करने से यूएस की गवर्नमेंट से हमारा मार्केट क्रैश होने का क्या लिंक है? तो सबसे बड़ा मेन लिंक यहीं पे है। आप समझिए, यूएस में अगर इंटरेस्ट रेट कम होगा तो वहाँ पे आदमी बहुत कम इंटरेस्ट पे पैसा लेकर के वो इंडियन मार्केट में लगाएंगे, और इंडियन मार्केट से पैसा कमा करके वहाँ पे दे देंगे और वो प्रॉफिट कमाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है, एक दूसरे से लिंक है। ग्लोबल इकॉनमी है तो वो एक दूसरे से लिंक है। कोई भी देश का किसी भी देश में पैसा लगा सकता है, स्टॉक मार्केट में लगा सकता हो, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकता है। तो देखिए, अगर यूएस में अगर वहाँ पे जाकर के कम होगा, अगर वहाँ का इंटरेस्ट रेट अगर कम होगा तो वहाँ ज़्यादा लोग पैसा लेंगे, और ज़्यादा लोग पैसा ले करके दूसरी जगह पे लगाएंगे, यानी कि भारत जैसे देशों में लगाएंगे जहाँ पे इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा पैसा मिलेगा। तो वहाँ से कम इंटरेस्ट पे लेके यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट कमाएंगे और फिर वहाँ पे चुका देंगे, और जो बीच का गैप बचेगा उससे ये प्रॉफिट जनरेट करेंगे। तो ये मेन रीज़न है। अब हम अगले रीजन की बात करें तो अगला रीजन है ओवर वैल्यूड ऑफ एचडीएफसी बैंक। अब देखो, इसके जो स्टॉक्स है वो ओवर वैल्यूड भी होने के वजह से ये अभी जो है वो करेक्शन हुआ है। अब भाई ऐसे कैसे हुआ है करेक्शन, आखिर ओवर वैल्यूड क्यों हुआ है? तो हम जान रहे हैं कि हमारा डीमैट अकाउंट जो इंडिया में है वो लगातार 30 लाख 40 लाख ऐसे महीने में जाकर के खुल रहा है। तो जितने ज़्यादा इन्वेस्टर की संख्या बढ़ रही है उतने ज़्यादा वो पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जितना ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करेंगे उतना ज़्यादा स्टॉक्स क्या होगा, खरीदना चाहेंगे और ओवर वैल्यू होती जाएगी। तो ये जो है ओवर वैल्यू डोमेस्टिक इन्वेस्टर की वजह से, ओवर वैल्यू होने की वजह से इसमें करेक्शन देखने को मिला है। लेकिन और सब जो मैंने बताया, एक तो एनपीए मैंने बताया, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, दूसरा मैंने बताया 50% प्रोविजन इंक्रीज, यानी कि बैड लोन को चुकाने के लिए प्रॉफिट में से 50% निकाल करके बढ़ाइए इसको, जो कि कितना किया 4,216 करोड़। और तीसरा मेन इंपॉर्टेंट फेडरल रिजर्व, जो कि यूएस का जो आरबीआई है, तो वहाँ से उसने बताया था कि वो कम करेगी इंटरेस्ट को, लेकिन इंटरेस्ट अभी कम नहीं कर रही है, जिसकी वजह से वहाँ का पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से हमारा जो है ये क्रैश हो गया। अब हम बात करते हैं कि ये जो एचडीएफसी अभी गिरा है, इसका जो है वो इसमें हम पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। तो इसके लिए हमें इसको Q3 के रिजल्ट को कंपेयर करते हैं Q2 के रिजल्ट से। तो देखिए, सितंबर का जो 23 का जो रिजल्ट है और दिसंबर 23, इन दोनों रिजल्ट के यहाँ पे आपके सामने हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, रिवेन्यू जो है वो सितंबर में 67,698 करोड़ था लगभग, और जो अभी बढ़ करके 70,582 करोड़ का है। अदर इनकम की बात करें तो सितंबर में 10,707 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 11,137 करोड़ हुआ है। टोटल इनकम की बात करें तो ये 78,406 करोड़ था, जो बढ़ करके 81,719 करोड़ हुआ है। अब नेट प्रॉफिट की बात कर लेते हैं तो सितंबर में 15,976 करोड़ था, जो कि बढ़ करके 16,372 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात कर लेते हैं तो सितंबर में 33.52% था, जो कि बढ़ करके 33.50% हुआ है। अब नेट प्रॉफिट मार्जिन परसेंटेज की बात करते हैं तो 23.7 से बहुत ही लेस कम हुआ है, जो कि है 23.20, यानी कि इसमें रिवेन्यू में आपको हमेशा देखने को मिल रहा है कि कोई कमी नहीं है इसमें, ठीक है। तो आपको इसमें एचडीएफसी में आपको प्रॉमिसिंग आपको ये ग्रोथ देखने को मिल सकता है इसमें। ये जो अभी है वो इंस्टेंट है, ये जो यूएस की आ गई थी न्यूज़, इंटरेस्ट रेट कम नहीं होने वाला है, प्लस में इसका जो एनपीए थोड़ा बढ़ रहा था, इसने 50% प्रोविज़न जो कर दिया, जिसकी वजह से ये हुआ है। तो आई होप दोस्तों आपको एचडीएफसी क्यों क्रैश हुआ इसके बारे में पूरी जानकारी मिल गई, और आगे आने वाले टाइम में एचडीएफसी जो है वो अच्छा ही परफॉर्म करेगी, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनी है, ये इतनी जल्दी ख़राब तो हो नहीं जाएगी। ये तो कुछ टाइम का इंस्टेंट है, सब कोई बेचना स्टार्ट किए, इसकी वजह से भी हो जाता है, फोमो हो जाता है कि सब कोई बेच रहे तो हम भी बेच देते, इसकी वजह से भी इसका कुछ % ऑफ शेयर गिर जाता है।
तो हम इसमें अभी भी रख सकते हैं, इसमें हम भरोसा रख सकते हैं। तो इससे अगर आपको कोई भी जानकारी अगर और चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले स्टॉक मार्केट की वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।